अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है तौफीकुर रहमान और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर बायोलॉजी का होम्योस्टासिस। ठीक है, तो होम्योस्टासिस। अब होम्योस्टासिस का क्या मतलब होता है? होम्योस्टासिस का मतलब ये है कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडीज इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट का मेंटेन रहना कहलाता है होम्योस्टासिस। ठीक है, हमारी बॉडी की जो इंटरनल इन्वायरमेंट होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, क्योंकि आप खाना खा रहे होते हो और आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो जो होम्योस्टासिस होता है, इसका मीनिंग ये आता है कि हमारी बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट का मेंटेन रहना। अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखती हैं, उसको चेंज नहीं होने देती, तो इसको बोला जाता है होम्योस्टासिस। ठीक है, अब इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं होम्योस्टासिस के। एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस नंबर 1 पर है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं कि बॉडी में मौजूद, हमारी बॉडी में मौजूद वाटर का एंड अदर सब्सटेंसेस, वाटर का और अदर सब्सटेंसेस का कांस्टेंट रहना। हमारी बॉडी में मौजूद वाटर का और दूसरी जो चीज़ें होती हैं सॉल्यूट्स वगैरह, इनका कांस्टेंट रहना कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, हमने होम्योस्टासिस से स्टार्ट किया है, तो होम्योस्टासिस का मतलब बनकर आता है हमारी बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट का। हमारी बॉडी की जो इंटरनल इन्वायरमेंट होती है, इसका कांस्टेंट रहना कहलाता है होम्योस्टासिस। हम इसके एस्पेक्ट्स पर बात कर रहे हैं। तो इसके एस्पेक्ट्स सबसे पहले है ऑस्मो रेगुलेशन, बॉडी में मौजूद वाटर का और दूसरी चीज़ों का कांस्टेंट रहना कहलाता है होम्योस्टासिस। ठीक है, अब ये कैसे बैलेंस रहता है? कभी आप पानी ज़्यादा पी लो तो बॉडी में वाटर की मिकदार बढ़ जाएगी। हमारी बॉडी में नॉर्मल वाटर की मिकदार होती है 70%, हमारी बॉडी के अंदर होता है वाटर, और 30% हमारी बॉडी के अंदर अदर सब्सटेंसेस होते हैं। अब ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, अगर आप वाटर ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हो, पानी को ज़्यादा पी लेते हो, तो क्या वाटर की मिकदार बढ़ जाएगी, लेकिन फिर ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू इसको दोबारा नॉर्मल किया जाएगा। मीन्स के ऑस्मो रेगुलेशन हमारी बॉडी में मौजूद वाटर का और दूसरी चीज़ों का कांस्टेंट रहना कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन। अगर कभी पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाए बॉडी में, तो वो एक्स्ट्रा पानी फिर कहाँ पे चला जाता है? वो स्वीटिंग के थ्रू और यूरिनेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में वाटर की मिकदार क्या रहती है? 70%, और दूसरी चीज़ों की मिकदार होती है 30%। इसको कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। सेकंड जो है वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन कहते हैं बॉडी की इंटरनल टेम्परेचर का, हमारी बॉडी के टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना कहलाता है थर्मो रेगुलेशन। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस। हमारी बॉडी के टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना कहलाता है थर्मो रेगुलेशन। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर सेंटीग्रेड में होता है 37 डिग्री सेल्सियस,
जो कि बराबर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट के। ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और अगर किसी वजह से ये बढ़ जाता है और कम हो जाए, अगर किसी वजह से ये टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाता है जो इस टेम्परेचर को दोबारा से क्या कर देता है, कांस्टेंट कर देता है, नॉर्मल कर देता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना कहलाता है थर्मो रेगुलेशन। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और किसी वजह से इसमें कमी पेशी आ जाए तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाता है, कुछ ऐसा अमल स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से दोबारा से ये टेम्परेचर आ जाता है। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर का इसी तरीके से कांस्टेंट रहना कहलाता है थर्मो रेगुलेशन। अब तीसरे एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं। थर्ड एस्पेक्ट जो है वो है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन कहते हैं हमारी बॉडी में मौजूद मेटाबॉलिक वेस्ट का बाहर निकल जाना। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं इनको कहा जाता है मेटाबॉलिज्म्स, और इनमें जो वेस्ट मटेरियल बनता है उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी से बाहर निकल जाना थ्रू स्वीटिंग, पसीने के ज़रिए भी मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकल जाता है, थ्रू यूरिनेशन के ज़रिए भी मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी से बाहर निकल जाना ताकि हमारी बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े कहलाता है एक्सक्रिएशन। तो हमने स्टार्ट लिया था होम्योस्टासिस। तो होम्योस्टासिस कहते हैं हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट का कांस्टेंट रहना कहलाता है होम्योस्टासिस। जैसे कि आपको पता है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी की, ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है। हमारी बॉडी की जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होती है ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है। तो इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट कैसी रहे, कांस्टेंट रहे। तो हमारी बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट का कांस्टेंट रहना कहलाता है होम्योस्टासिस। ठीक है, अब किस तरीके से हमारी बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट रहती है, उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले एस्पेक्ट्स जो हमने डिस्कस किया यहाँ पर वो है ऑस्मो रेगुलेशन। बॉडी में मौजूद वाटर का और दूसरी चीज़ों का कांस्टेंट रहना कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, कभी पानी ज़्यादा हो जाए तो वो स्वीटिंग के और यूरिन के ज़रिए बॉडी से निकल जाएगा। ठीक है, कमी हो जाए तो आपको प्यास लगेगी, आप पी जाओगे, पानी पी लोगे, दोबारा से वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो दूसरी चीज़ें होती हैं ज़्यादा होने पर बॉडी से निकल जाती हैं और कमी होने पर आपको महसूस होता है भूख वगैरह, तो आप खा लेते हो, दोबारा से वो कमी पूरी हो जाती है। तो बॉडी में मौजूद वाटर का और दूसरी चीज़ों का कांस्टेंट रहना कहलाता है, बॉडी में मौजूद वाटर का और दूसरी चीज़ों का कांस्टेंट रहना कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, इस तरीके से हमारी बॉडी के टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना कहलाता है थर्मो रेगुलेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस या तो 98.6 फ़ारेनहाइट दूसरी यूनिट में। तो ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है क्योंकि हम डिफरेंट तरह की चीज़ें खाते पीते रहते हैं। जैसे हम चाय पीते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन दोबारा से ये नॉर्मल हो जाता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज़्म, कुछ ऐसा अमल शुरू हो जाता है जो दोबारा से हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल कर देता है। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर का इसी तरीके से नॉर्मल रहना कहलाता है थर्मो रेगुलेशन। फिर तीसरी हमने बात की एक्सक्रिएशन। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, हमें ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं। तो उनमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है, काम की चीज़ों के साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बन रहा होता है। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से निकल जाना ताकि हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट पर कोई इसका इफेक्ट ना पड़े, उसे कहते हैं एक्सक्रिएशन। तो यहाँ पर होम्योस्टासिस का ये टॉपिक तो कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं फीडबैक। फीडबैक सिस्टम।
अब फीडबैक सिस्टम क्या है? ये जो फीडबैक सिस्टम है, चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम रखा हुआ है जो बॉडी में चेंज को चेक करता है और उसको दोबारा से चेंज आने पर उसको चेक करेगा कि कोई बॉडी में किसी जगह पर कोई चेंज तो नहीं आया। फिर जब उसको पता चलेगा कि बॉडी में किसी जगह पर चेंज आया है तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसको दोबारा से बैलेंस कर देगा, नॉर्मल कर देगा। तो ये जो पूरा निज़ाम है इसको बोला जाता है फीडबैक सिस्टम। ठीक है, तो क्या है फीडबैक सिस्टम? हमारी बॉडी में मौजूद एक सिस्टम है जो हमारी बॉडी की चीज़ों को चेक कर रहा होता है। किसी जगह पे कोई हमारी बॉडी की डिफरेंट जगहों पर ये मौजूद होता है और इसका काम क्या होता है, चेक करना बॉडी में किसी तरीके का चेंज तो नहीं आया, और चेंज आने पर ये उसको बैलेंस कर देता है। ठीक है, अगर बॉडी में किसी जगह पे कोई चेंज आया हुआ है तो ये उसको क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। इस चेक और बैलेंस मैकेनिज़्म को नाम दिया जाता है फीडबैक सिस्टम का। अब फीडबैक सिस्टम दो तरीक़ों से काम करता है, एक होता है नेगेटिव फीडबैक और दूसरा होता है पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक किस तरीके से काम करता है कि अगर हमारी बॉडी में किसी तरह का चेंज आया तो नेगेटिव फीडबैक उस चेंज को, नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा कि वो उस चेंज को ख़त्म कर देगा। अगर हमारी बॉडी में किसी तरह का चेंज आया है तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम उसी चेंज को ख़त्म कर देगा। हमारी बॉडी को नॉर्मल करने के लिए उस चेंज को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो इस तरह के फीडबैक को कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक, जहाँ पर अगर हमारी बॉडी में कोई चेंज आए तो उस चेंज को ख़त्म करने के लिए उस चेंज को ख़त्म किया जाता है। तो इस वाले फीडबैक को नाम दिया जाता है नेगेटिव फीडबैक का। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक में क्या है, बॉडी में कोई चेंज आया और उस चेंज को ख़त्म कर दिया गया, तो इस तरह के फीडबैक को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, और पॉजिटिव फीडबैक में ये होता है कि अगर बॉडी में कोई चेंज आया तो उसको ख़त्म करने के लिए उस चेंज को बढ़ा देंगे। बॉडी को दोबारा से नॉर्मल करने के लिए हम उस चेंज को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या फ़र्क है, बॉडी में चेंज आने पर बॉडी को दोबारा से नॉर्मल करने के लिए अगर चेंज को ख़त्म कर दिया जाए तो इस तरह के फीडबैक को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक, बॉडी में चेंज आने पर उस चेंज बॉडी को दोबारा से नॉर्मल करने के लिए उसको बढ़ा दिया जाए, तो इस तरह के फीडबैक को बोला जाता है पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, अब नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल क्या होगी? ठीक है, अगर आपने ग्लूकोज ज़्यादा मिकदार में इनटेक किया, आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसमें ग्लूकोज की मिकदार क्या थी, ज़्यादा थी, तो फिर क्या होगा, आपके ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें तो उसको नॉर्मल रखना है ना। ग्लूकोज की मिकदार ब्लड में अगर बढ़ जाएगी तो हमें इसको कैसा रखना है, नॉर्मल रखना है। हमें बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट को नॉर्मल रखना है। तो उस टाइम पे एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन, ये रिलीज़ होगा कहाँ से, पैनक्रियास से। एक हार्मोन रिलीज़ होगा जो कि ब्लड में आएगा और ग्लूकोज की मिकदार को दोबारा से क्या बना देगा, नॉर्मल कर देगा। मतलब जो एक्स्ट्रा वाला ग्लूकोज है उसको वहाँ से निकाल के मसल्स वगैरह में या तो लिवर वगैरह में स्टोर कर देगा। तो चेंज आया, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह का फीडबैक क्या कहलाता है, नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल लेते हैं। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि जब बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर कर देते हैं
जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, हमें इसको नॉर्मल करना है, लेकिन चेंज क्या हुआ, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर हुए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। उस टाइम पर हमारी बॉडी में एक केमिकल बनेगा जिसका नाम है पायरोजिन, और ये हमारी बॉडी के अंदर बना रहे होते हैं हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स, एक केमिकल बनाते हैं जिसका नाम है पायरोजिन, और इस पायरोजिन से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो क्या हुआ, पॉजिटिव फीडबैक में जो चेंज हुआ, बॉडी, हमारी बॉडी उस चेंज को और बढ़ा देगी ताकि दोबारा से सब कुछ नॉर्मल हो जाए। हमारी बॉडी में जो चेंज आया उसको ख़त्म नहीं किया गया, उसको दोबारा से हमारी बॉडी को नॉर्मल करने के लिए उस चेंज को बढ़ा दिया गया। तो जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में दाखिल हुए तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। उस टाइम पर हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स थे, इन्होंने एक केमिकल बनाया पायरोजिन, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मज़ीद इंक्रीज़ कर देगा। ज़्यादा टेम्परेचर पर ये होगा कि जो बैक्टीरिया दाखिल हुए थे वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो दोबारा से हमारी बॉडी, बैक्टीरिया के किल होने पर दोबारा से हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरह के फीडबैक को बोला जाता है पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, तो हमने फीडबैक सिस्टम स्टार्ट किया था। हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है जो चेंज आने पर उसको चेक करता है और बैलेंस कर देता है। इस निज़ाम को नाम दिया जाता है फीडबैक सिस्टम। दो तरीक़ों से हमारी बॉडी में ये काम कर रहा होता है, एक होता है नेगेटिव फीडबैक और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में ये होता है कि बॉडी में किसी तरह का चेंज आया, बॉडी में किसी तरह का चेंज आया तो उस चेंज दोबारा को बॉडी को दोबारा से नॉर्मल करने के लिए उस चेंज को ख़त्म कर दिया जाएगा। इस तरह के फीडबैक को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दी, ग्लूकोज़ की मिकदार, जब आप कोई ऐसी चीज़ खा लोगे जिसमें ग्लूकोज़ की मिकदार ज़्यादा थी तो आपके ब्लड में ग्लूकोज़ की मिकदार बढ़ जाएगी। तो फिर उस टाइम पर हमारी बॉडी का एक ग्लैंड है, एक ऑर्गन है पैनक्रियास, उससे एक हार्मोन रिलीज़ होगा इंसुलिन, और ये ब्लड में आकर दोबारा से ग्लूकोज़ की मिकदार को नॉर्मल कर देगा। तो चेंज क्या हुआ, ग्लूकोज़ की मिकदार बढ़ गई, इंसुलिन आया, उसने दोबारा से उसको कम कर दिया, कम करके नॉर्मल कर दिया, तो चेंज को ख़त्म किया। इस तरह का फीडबैक कहलाता है नेगेटिव फीडबैक। जबकि पॉजिटिव फीडबैक में क्या है कि जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है बैक्टीरिया के अटैक करने की वजह से, तो हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं वो केमिकल बना देते हैं पायरोजिन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और इतने हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो तो मर जाते हैं। दोबारा से हमारी बॉडी बैक्टीरिया के मरने के बाद क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। तो इस तरह के फीडबैक को हम नाम देते हैं पॉजिटिव फीडबैक। क्या हुआ, बैक्टीरिया दाखिल हुए तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, हमें टेम्परेचर को नॉर्मल करना था तो टेम्परेचर को हमने पहले कम नहीं किया, हमने अपनी बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ा दिया ताकि बैक्टीरिया वगैरह मर जाएं और दोबारा से हमारी बॉडी नॉर्मल हो जाए। तो इस तरह के फीडबैक को नाम दिया जाता है पॉजिटिव फीडबैक का। ठीक है, अब कुछ स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों से। ठीक है, ये एक गिलास है और बीच में मौजूद है पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मौजूद है पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और
पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड पर मौजूद है वाटर। हमने इस साइड पर सोल्यूट डाल दिया, हमने इस साइड पर क्या डाल दिया, सोल्यूट, और इस साइड पर भी डाला सोल्यूट। ठीक है, ये पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को क्रॉस होने नहीं देगी, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने नहीं देगी, क्योंकि इसमें जो होल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स इसको क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो आप बताएं कि पानी किस तरफ ज़्यादा है, इस साइड पर या इस साइड पर। सिंपल नज़र आ रहा है कि पानी का लेवल दोनों तरफ बराबर है, लेकिन यहाँ पे सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है और यहाँ पे सोल्यूट की मिकदार कम है, तो पानी किस तरफ ज़्यादा होगा, इस तरफ पानी ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि इस तरफ की वाटर पोटेंशियल, जिस तरफ पानी ज़्यादा होता है उस तरफ वाटर पोटेंशियल क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, जिस तरफ पानी कम होता है उस हम कहते हैं कि उस जगह की वाटर पोटेंशियल कम है। जिस जगह पानी ज़्यादा होता है हम कहते हैं कि उस जगह की वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे पानी ज़्यादा है, और जिस जगह पर पानी कम है तो हम कहते हैं कि इस जगह की वाटर पोटेंशियल कम है, क्योंकि यहाँ पे पानी कम है। अब सोल्यूट किस तरफ ज़्यादा है, तो सोल्यूट इस तरफ ज़्यादा है, तो हम कहेंगे इस जगह की जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, और सोल्यूट इस तरफ कम है, तो हम कहेंगे कि इस जगह की जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो कम है। अब हम बात करें कि पानी फ़्लो किस तरफ करेगा, तो सिंपल सी बात है, पानी ज़्यादा से कम की तरफ फ़्लो करता है। पानी का ज़्यादा से कम की तरफ फ़्लो करना कहलाता है ऑस्मोसिस। पानी का ज़्यादा से कम की तरफ मूव करना कहलाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ H2O molecules from higher to lower concentration। पानी के मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा से कम की तरफ मूव कर जाना कहलाता है ऑस्मोसिस। तो पानी किस तरफ मूव करेगा, तो सिंपल सी बात है, जिस तरफ पानी ज़्यादा होगा ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा, तो पानी यहाँ पे ज़्यादा है तो पानी इस तरीके से इस मेम्ब्रेन को होल्स को क्रॉस करता हुआ आएगा। ठीक है, पानी यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, एक टाइम आएगा कि यहाँ पर पानी दोनों साइड पर पानी की मिकदार क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जब दोनों साइड पर पानी की मिकदार इक्वल हो जाएगी तो ये वाली जो साइड है ये मज़ीद पानी को अंदर आने से रोकेगी। ये दूसरी साइड पर प्रेशर लगाएगी ताकि मज़ीद पानी अंदर ना आए। जो प्रेशर ये लगाएगी उस प्रेशर को बोला जाता है प्रेशर पोटेंशियल। उस प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं, प्रेशर पोटेंशियल का। ये वाली साइड जो है पहले पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, यहाँ पे पानी ज़्यादा था यहाँ पे कम था, तो ये वाली साइड इस तरफ के जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, पानी अंदर आता गया। जब दोनों साइड का पानी बराबर हो गया तो इस वाली साइड ने दूसरी साइड पर तब प्रेशर लगाया ताकि मज़ीद पानी अंदर ना आए। वो प्रेशर जो ये साइड दूसरी साइड पर लगाएगी पानी को रोकने के लिए अंदर, ताकि पानी अंदर ना आए, उस प्रेशर को हम नाम देते हैं प्रेशर पोटेंशियल का। ठीक है, अब दोनों साइड पर पानी बराबर हो गया, लेकिन इसका लेवल थोड़ा ज़्यादा है, इसका लेवल थोड़ा कम है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है और यहाँ पे सोल्यूट की मिकदार कम है। ठीक है, जिस पानी में सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो उसको बोला जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिस वाले पानी में सोल्यूट की मिकदार कम हो उस वाले सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम हो और उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताने थे।
ठीक है। अब ये एक बर्तन के अंदर मौजूद है, एक बर्तन के अंदर मौजूद है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, सोल्यूट की मिकदार जिसमें ज़्यादा हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है उस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। अगर इसमें हम एक नॉर्मल सेल को रख दें, नॉर्मल सेल में जैसे आपको पता है कि 70 to 90% वाटर है और 30 to 10% सोल्यूट है, ठीक है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम इसको इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि सेल के मुकाबले इसमें सोल्यूट की मिकदार क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम ऐसे कह देते हैं कि इसमें 50 to 60% वाटर है और 50 to 40% इसमें सोल्यूट है। सेल के मुकाबले इसमें सॉल्यूशन में सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब वाटर की मूवमेंट कैसे होगी, पानी सेल के अंदर जाएगा या बाहर निकलेगा? तो सिंपल सा जवाब है, अभी हमने देख लिया पानी हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाता है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के मुकाबले सेल में पानी की मिकदार कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जो वाटर है वो सेल से बाहर निकलेगा, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा तो सेल से जो वाटर होगा वो बाहर निकलेगा। इसकी वजह से ये जो सेल है हमारा ये सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। जब सेल से पानी बाहर निकल जाए और वो जो सेल सिकुड़ जाता है, इस अमल को नाम दिया जाता है प्लाज्मोलाइसिस। इस अमल को हम नाम देते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। जब सेल से सारा पानी बाहर निकल जाएगा तो वो जो सेल है सिकुड़ जाएगा। सेल का सिकुड़ना क्या कहलाता है? प्लाज्मोलाइसिस। अभी इसी सेल को अगर आप एक दूसरे सॉल्यूशन में रख दो, यही सेल जो कि पानी निकलने की वजह से सिकुड़ गया है, इसको आप ऐसे सॉल्यूशन में रख दो जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो अब क्या होगा? वाटर चारों तरफ से सेल के बॉडी के अंदर जाएगा, वाटर चारों तरफ से सेल की अंदर जाएगा। सेल दोबारा से अपने नॉर्मल साइज़ में वापस आ जाएगा। तो सेल का दोबारा से फूल जाना कहलाता है डीप्लाज्मोलाइसिस। सेल का दोबारा से फूल जाना क्या कहलाता है? डीप्लाज्मोलाइसिस। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखने पर सेल में मौजूद सारा वाटर जो होता है वो सेल से बाहर निकल जाता है और सेल इसी वजह से सिकुड़ जाता है। तो सेल का सिकुड़ना कहलाता है प्लाज्मोलाइसिस। और अभी इसी सेल को आप दोबारा एक दूसरे सॉल्यूशन में रख दो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो वो जो पानी है वो सेल के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से सेल दोबारा से फूल जाएगा। सेल का फूल जाना कहलाता है हाइपोटोनिक। सेल का दोबारा से फूल जाना, अपने नॉर्मल साइज़ में दोबारा आ जाना कहलाता है डीप्लाज्मोलाइसिस।